ख़वातीन व हज़रात, इस सेशन में हम शफ़क़ लाशारी साहिबा की किताब चिट्ठियाँ के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे कुछ बातें भी पूछेंगे और जो पैनलिस्ट हैं वो उनके बारे में इज़हार ख़याल भी करेंगे। इस महफ़िल में मौजूद मेरे समेत बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी को अचानक तब्दील होते देखा है। हम ख़त लिखा करते थे, फिर ख़त हमारी ज़िंदगी से गायब हो गया। ख़त सिर्फ़ सरकारी दफातर में रह गया, सरकारी ख़त लिखे जाते हैं। हम जो एक दूसरे को ख़त लिखते थे उससे हम महरूम हो गए। वो बहुत सी बातें जो हम अपने ख़तों में लिखा करते थे वो अब SMS के ज़रिए व्हाट्सएप पे हम लिख के भेजते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। जो हमारी तख्लीकी कोशिश भी उसमें होती है वो सब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैं गालिब का ज़िक्र करना चाहूँगा कि गालिब ने अपनी ज़िंदगी में 850 खतूत लिखे। उनके एक शागिर्द थे ख्वाजा ग़ुलाम गौस बेखबर। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा नौशा, ये आपके ख़त जो हैं ये छपने चाहिए। तो गालिब ने उन्हें जवाब दिया कि ख़त जो होता है वो दो लोगों के दरमियान एक मामला होता है, उसे पब्लिक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उस शागिर्द का मैं समझता हूँ पूरे उर्दू अदब पर एहसान है कि उसने ज़िद की और गालिब रज़ामंद हो गए। आज खतूत गालिब अदब का एक मुस्तकिल हवाला है। तो खतूत की बहुत सी किताबें हमारे सामने आईं, हमने देखी। शायरी में भी ख़त पर बहुत शेर कहे जाते थे, लिखे जाते थे। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। या वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज़ देखकर, मैंने उसको आखिरी ख़त में लिखा कुछ भी नहीं। तो आज जब बच्चों को हम ये शेर सुनाते हैं तो उनको ये शेर समझ नहीं आते, उन्हें नहीं मालूम कि ख़त क्या चीज़ होता है। इसी गैप को फिल करने के लिए, इसी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए जो मैं समझता हूँ तहज़ीबी ज़िम्मेदारी भी है और अदबी ज़िम्मेदारी भी है, शफ़क़ लाशारी साहिबा ने अपनी फैमिली के अफराद के नाम ख़त लिखे, चिट्ठियाँ के नाम से। कमाल ये है कि हम लोग बचपन में भी सुनते आए हैं, ख़त नहीं, जब डाकिया आता था तो वो कहता था चिट्ठी आई है आपकी। तो वो चिट्ठियाँ उस लफ्ज़ को महफूज किया इसमें। और फिर एक ऐसा काम इसमें इन्होंने किया कि पूरे फैमिली का जो एक तफाखुर है, जो एक तहज़ीबी किरदार है हमारे मुआशरे में, उसको हमारे सामने लेके आए। एक और चीज़ जो मैंने महसूस की इस किताब के हवाले से वो ये थी कि बायोग्राफ़ी और ख़त के दरमियान जो फ़ासला था उसे ख़त्म कर दिया। और ये एक बड़ा काम है, बहुत दिलचस्प किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मैंने इसे पढ़ा और बार बार पढ़ा। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ कि इस किताब के हवाले से हम बात करें। अरशद नईम साहब हमारे एक बड़े मुमताज़ शायर और नक्काद हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो चिट्ठियाँ के हवाले से इज़हार ख़याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताबिश साहब। मैं एक तो बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब ये किताब तबाह हो रही थी तो मैंने इसको क़ारीन के हाथ में पहुँचने से पहले जो इसकी हतमी प्रूफ ख़ानी का काम मैंने किया,
तो मैं गोया इस किताब के अवलीन क़ारीन में से हूँ और अवलीन कारी हूँ इसका। तो इस किताब को मैंने जिन हवालों से देखा है और मैंने इसको आम तहरीरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद पाया है, मैं उनको एक एक करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इन चिट्ठियों को पढ़ते हुए मुझे सबसे पहले जो एक हमारी तहज़ीबी रवायत में एक बहुत वाक़या है, मुझे वो याद आया। वो वाक़या इस तरह से है कि रजब अली बेग सरूर का ताल्लुक़ लखनऊ से था। तो वो एक फ़र्द के कत्ल के सिलसिला में मतलूब थे और उन्हें मजबूरन लखनऊ को छोड़ना पड़ा। लखनऊ को वो रूपोश हुए, वहाँ से वो उन्होंने नकल मकानी की और वो किसी लखनऊ से बाहर एक जगह पे आकर के उन्होंने पनाह ली। तो लखनऊ से उनकी जो जुदाई का अमल था, ये सारा ये जबरी जुदाई का अमल था, अगरचे वो इख्तियारी जुदाई नहीं थी, जबरी जुदाई का अमल था। तो इसने इस जुदाई के अमल ने उसके अंदर लखनऊ के साथ जो उसका ताल्लुक़ था उसको एक नई जहत फराहम की। वो नई जहत उसने लखनऊ की तहज़ीबी निशानियों को, सकाफ़ती निशानियों को इतनी दिल की गहराइयों से महसूस किया और फिर फसाना अजायब के अंदर उसे नोट किया या उसको फसाना अजायब के असलूब का हिस्सा बनाया कि वो लखनऊ के असलूब नसर और तर्ज़ इंशा का नुमाइंदा बन गया। ये चिट्ठियों को भी मैं इस हवाले से देखा मैंने कि जब तक वो पीली कोठी जो शेरशाह फतेह शेर रोड वाली है, वो जब तक तो कायम थी तो शायद वो उसकी यादें इतनी ज़्यादा शफ़क़ लाशारी साहबा के लाशऊर में और शऊर में इतनी रोशन नहीं थी जितनी वो उसके मिसमार होने के बाद रोशन हो गई हैं। ये उन चिट्ठियों के अंदर उस कोठी के साथ, उस रहाइश के साथ जुड़ी हुई ज़िंदगी फिर ज़्यादा ख़ूबसूरती और शिद्दत के साथ इन चिट्ठियों के अंदर नज़र आती है। इन चिट्ठियों को मैंने, ये इनका एक तहज़ीबी पहलू भी है और ये भी मुझे जान करके बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ अर्सा पहले जब मैंने लाहौर की तारीख़ के मतलब कुछ किताबें पढ़ रहा था तो मुझे फिर लंगर ख़ान बलोच के बारे में मुझे पता चला कि ये रवायत जो है वो 6 सदियों पे मुहित रवायत है। तो इसलिए ये जो चिट्ठियों के अंदर माहौल है वो महज ये एक ख़ानदान का माहौल नहीं है, ये 600 साल की एक रवायत उसके पीछे मौजूद है और 600 साल का लाहौर उसमें सांस ले रहा है और उसके इर्द गिर्द जो लाहौर के अंदर की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी ने ज़ाहिर बहुत सी सकाफ़ती करवटें भी बदली हैं, बहुत सी उसमें तब्दीलियाँ भी आई हैं, लेकिन उसका बुनियादी एक रस जो है वो उसके अंदर मौजूद रहा है। जो तहज़ीबी रस हमेशा ही ज़िंदा तहज़ीबों के अंदर मौजूद रहता है। लाहौर के हवाले से एक और चीज़ में ख़वातीन हज़रात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये लाहौर उन खुशकिस्मत शहरों में से एक है कि जिन्होंने, अगर इसकी तारीख़ को हम हिंदू रवायात के हवाले से देखें तो फिर ये कबल मसीह से इसकी तारीख़ी डांडे जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले के हमें दिखाई देते हैं। तो 2 शहर ऐसे हैं जिन्होंने तारीख़ के बहुत सी करवटें, बहुत से आशोब देखे हैं, लेकिन वो अपनी जो बुनियादी तहज़ीब है उसको उन्होंने महफूज रखा है। उनमें से लाहौर भी एक ऐसा ही शहर है। इन चिट्ठियों में मुझे जिस तरह से मोहतरमा शफ़क़ लाशारी साहबा ने बार बार इसका ज़िक्र भी किया है कि ये 60s और 70s का जो लाहौर है उस पर इन्होंने फोकस किया है, तो ये इनको पढ़ते हुए मैंने जो एक चीज़ महसूस की, एक उसके अलावा भी, कि ये इंसान सभी लोग जो हैं, मेरे समेत आप भी बैठे हुए हैं, अपने माजी के साथ सब लोगों को एक ताल्लुक़ होता है। माजी में एक रोमांटिसिज़म होता है, तो वो माजी का रोमांटिसिज़म जो होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। वो जो चीज़ें वक्त के साथ साथ मौदूम हो जाती हैं या वो
उनके अहमियत उस तरह उस दर्जे पे नहीं रहती। तो इनको पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल उसी तरह का एहसास हुआ जिस तरह से हम अभी आज के दौर में कोई ब्लैक एंड वाइट मूवी देखते हैं या हमको ब्लैक एंड वाइट तस्वीर देखते हैं। तो इस किताब के अंदर एक जो इसकी अशात के सिलसिले में भी ज़ाहिर है मेरे सामने कुछ मनसूबाबंदी हो रही थी, तो इन तस्वीरों को जो ब्लैक एंड वाइट ही छापा गया है तो इसमें भी एक खूबसूरती आ गई है उस यादों के अंदर। इन चिट्ठियों में एक चीज़ जो हमारा मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है जो अब मादूम होते होते उसके मैं समझता हूँ कि वो ख़ात्मे के करीब पहुँचा हुआ है। तो इसमें वो शफ़क़ साहबा ने वैसे फुप्पी रशीदा का किरदार जो है वो फुप्पी रशीदा का किरदार में मुझे अपनी जो बड़ी फुप्पी थी मेरे वालिद की फुप्पी थी वो उसका किरदार मुझे नज़र आया कि इसी तरह से वो जैसे उन्होंने पंजाबी का लिखा ठंड पै गई। तो ये जो अपने जद के साथ अपनी नस्ल के साथ जो इतनी शिद्दत से मोहब्बत है और उस मोहब्बत का इतना वालहाना इज़हार है, ये हमने तकल्लुफ़ के अंदर खो दिया है कहीं। और रिश्तों में से भी वो अपनाइयत का जो हुस्न था और जो बेतकल्लफ़ी का हुस्न था उसकी जगह पे तकल्लुफ़ ने ले लिया है। तो तकल्लुफ़ में ज़ाहिर है कि ये बहुत सी बातें अनकही रह जाती हैं, कई बातें भी अनकही रह जाती हैं। इसमें मैंने तफसील से लिखा भी है, इंशाल्लाह वो छपेगा भी। मैंने 4-5 सफ़े इस पे लिखे हैं, लेकिन चूँकि अभी मैं ज़ुबानी ज़्यादा अच्छी बात कर रहा हूँ तो मैं उसको नहीं छेड़ूँगा। मैं एक इस हवाले से आपको बताऊँगा कि इन्होंने एक तो ये मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से इसमें बहुत ख़ूबसूरत तहरीरें हैं। तो इनको अपने माजी के साथ इतना लगाव नज़र आता है कि वो अपनी कॉलेज फ़ेलोज़ का तो ज़िक्र करना ही था इन्होंने। तो गुलबर्ग की जब मार्केट का ज़िक्र करते हैं तो वहाँ ज़िक्र करते हुए इन्होंने छोटे छोटे दुकानदार और तिक्का फ़रोश उनका ज़िक्र भी किया है। उनकी बाज़ की तस्वीरें में इनके अंदर मौजूद हैं। तो ये चिट्ठियाँ एक उस ज़माने का 60s और 70s का लाहौर, उसका जो ईद मेला है वो भी हमें यहाँ एक चिट्ठी के अंदर ईद मेले का ज़िक्र नज़र आता है। वो आसमानी हंडोला उस पर और उसके साथ जुड़े हुए हमें जलेबियाँ निकलती हुई, अनाबिर उसकी कतलम्में और पूड़ियाँ पड़ी हुई, और उनके साथ साथ हिजड़ों के वो एक टोला भी नज़र आता है जो तालीम जब उनको कोई पैसे देता तो ताली मार के उसको शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें ज़ाहिर है कि ये लाहौर की तहज़ीब में ये मौजूद हैं, लेकिन शायद अब वो इन सारी चीज़ों का रंग इतना नुमायाँ नहीं रहा। और ये एक और चीज़ में बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि ये दरअसल ये चिट्ठियों का जो काम है, मैं समझता हूँ कि कामरान लाशारी साहब ने जैसे वो वर्ल्ड सिटी का काम किया है, तो इनका काम जो तर्ज़ तामीर के साथ है उसमें तहरीर का उनसर इतना नहीं है, लेकिन ये भी लाहौर के साथ इश्क का एक रूप है जो चिट्ठियों में हमें नजर आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कामरान लाशारी साहब खूबसूरती पैदा करने वाली शख्सियत है। ये लाहौर जो आज हमें बहुत खूबसूरत नज़र आता है, इस खूबसूरती के आर्किटेक्ट, ख्वाब देखने वाले और ख्वाब को ताबीर आशना करने वाले कामरान लाशारी हैं। मेरा ख़्याल है उन्होंने सोचा होगा कि एक खूबसूरती वो है जिसे हमने पैदा करना है और लोगों को दिखानी है, और एक खूबसूरती वो है जो तारीख़ में कहीं मादूम हो गई, वो पुरानी इमारतें जो असल सूरत में नहीं हैं। तो उन्होंने ये भी बीड़ा उठाया कि कदीम ज़माने का जो हुस्न था इन इमारतों में उसको बहाल किया जाए, उसकी असल सूरत में लाया जाए। तो वॉल सिटी की सूरत में हम उनका काम देखते रहते हैं
उनसे गुजारिश है कि वो चिट्ठियाँ के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाएँ। बहुत शुक्रिया ताबिर साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि इस कदर ज़बरदस्त आपने एक अदबी मेले का इनेकाद किया है और उसमें फिर शफ़क़ की किताब की रूनमाई तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस पर गुफ्तगू शनीद जो है उसका सिलसिला रखा है और आए हुए तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। शफ़क़ की क्लास फ़ेलोज़ भी मौजूद हैं, उनमें फ़ौजिया कुरैशी साहिबा जो कि एक आर्किटेक्ट हैं और बड़ी मारूफ़ हैं रेस्टोरेशन के काम में। तो मैं ज़ाती तौर पे कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ और लेकिन ये एक क्या कहना चाहिए, एक कसक कह लें, एक शौक़ कह लें, एक जुनून या एक रिश्ता लाहौर से और उसकी गलियों मोहल्लों से कैसे जुड़ा, जिसका इज़हार आज सुनने के लिए मैं तो कामों के ज़रिए थोड़ी सी कोशिश करता रहा हूँ नोक पलक ठीक करने की, लेकिन ये कहीं हम में पिन्हा है, कहीं कहीं जज्ब है और सदियों का, जैसे कहा गया, ये जो पुरानी नारकली जिसको आप सब जानते हैं, ये हमारे बड़ों ने, बलोचों ने आज से 500 साल कबल जो है उसकी बुनियाद डाली। अगर आप कन्हैया लाल की किताब पढ़ेंगे लाहौर पर, तो पहला चैप्टर अंदरून लाहौर के बाद जो आबादी उसने ज़िक्र किया है वो ये मोहल्ला लंगर खान बलोच है, जो आज पुरानी नारकली है। और वो मेरे 14वीं पीढ़ी पर जो दादा थे लंगर खान बलोच, उन्होंने बनाया। और ये उस वक्त इमारतें जितनी थी बलोचों के पास थी, जहाँ आज हाई कोर्ट है और कोई मैं स्टे ऑर्डर का भी जिक्र शायद ले लें तो अच्छा है हम अच्छा GPO वगैरह। तो उसके बाद 200 साल कबल मुजांग में शिफ्ट हुए और फिर जिस घर का आज जिक्र होना है, पीली कोठी जिसे हम कहते हैं, वो जो लिटन रोड और फतेह शेर रोड जो मेरे दादा थे, उसकी क्रॉसिंग पर ये कोई 3-4 कनाल की कोठी थी जो 1919 में बनी थी। तो 100 साल से ज़्यादा उसका वक्त गुज़रा और जिसमें हम 4 भाई 1 बहन सब वहीं पर पले बड़े। और वो एक लाहौर में यूँ कह लें कि एक गढ़ था, ओपन, एक जैसे डेरा होता है एक शहर में, अगर डेरादारी किसी ने देखी हो तो वो 60s-70s में वो हमारा घर था जो बिल्कुल ओपन था। उस पर कई बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप सब शफ़क़ को सुनने आए हैं और शफ़क़ मुझसे 2 साल छोटी है। सो हमारी आपस में चूँकि निस्बत बहुत करीब की थी, उम्र की भी, शौक़ और ज़ौक़ की भी, तो इसमें कहीं बहुत सारा ज़िक्र मिलेगा चिट्ठियों में। मुझे तो ख़दशा ये है, जहाँ मैं खुश हूँ बहुत कि आज पहली दफ़ा पब्लिकली वो सुनवा रही हैं। और सैन पराचा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप ख़ुद इतने बड़े मारूफ़ राइटर हैं, आप तशरीफ़ लाए हुए। लेकिन उसमें कुछ मेरे अपने राज भी अयां होने का मुझे ख़दशा है, जो आज तक मैं पब्लिक से छुपाता आया हूँ। तो वो शफ़क़ ने कितनी बेसाख्तगी से बरमला कह दी हैं बातें, वो लेकिन ज़रा ये ज़हन में रखिएगा कि क्या कहते हैं, जीते जी हम मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो काम से तो आप वाकिफ़ हैं, तो अब ये दूसरे पोल जो खुलने हैं आपके सामने, तो बहरहाल लेकिन आप देखेंगे कि किस जज्बे से, किस इनफरादियत से, किस रानाई ख़याल से, किस रवानी से, किस शौक़ से और किस शिद्दत से शफ़क़ ने मंजरकशी की है of those times of Lahore. So over to Shafaq, and thank you all for coming. शफ़क़ लाशारी साहिबा से पहले तो मैं ये एक सवाल करना चाहूँगा कि उनके जहन में ये चिट्ठियाँ लिखने का ख़्याल कैसे आया, थोड़ी सी वजाहत कर दें और उसके बाद हमें कोई 2 चिट्ठियाँ सुना दीजिए। ज़रूर ज़रूर। आप वहाँ सुनाना चाहें तो हाँ, मैं वहाँ खड़ी जी, होकर वहाँ सुनाऊँ।
हाफिज साहब के सवाल का तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि मैं अपनी बच्चों को पुराने घर की, अपनी माँ जी के घर की बातें सुनाती थी। एंड माय डॉटर्स उफ़क एंड फलक, उनके बेहद इसरार पे कि आप ये बातें सुनाती हैं अम्मी, तो इसको तहरीर कीजिए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग टू देम इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो ये मैं आज आपको 2-3 मुख्तसर सी तहरीरें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सुनाती हूँ। पहली तो मैं एक चिट्ठी लिखी हुई है, मेरी बड़ी अजीज़ दोस्त हैं, वो आज ही शी इज़ फ्लोन अब्रॉड, उनकी बच्ची की माइयों थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ लिख के लाएं। सो दीज आर ओरिजिनल लेटर्स और उसी डेट के ऊपर मैं उनको तहरीर करती हूँ। 15 जनवरी 2017। किंजा जी, आपको पहली मर्तबा चिट्ठी के ज़रिए मुखातिब कर रही हूँ। प्यारी किंजा लिखूँ या सुंदर किंजा लिखूँ? बहुत ही शीरीं बेटी, सुखी रहो। लो जी, कुछ दिन हुए आपकी अम्मी ने एक मुनफरिद सी फरमाइश की। एंड नोइंग समीना जी, वो ख़ुद भी हर तौर से मुनफरिद हैं, इसलिए इनकी फरमाइश भी आपकी पहली दुआ और ढोलक पर मुनफरिद होनी थी। कहने लगीं, शफ़क़ जी, दुआ के बाद कुछ लिख कर सुनाना जो सबको अच्छा लगे। लो भाई, इतने प्यार से कोई कहे तो वो फरमाइश हम पूरी तो ज़रूर करेंगे। हाँ, पसंद आना या अच्छा लगना वो तो बात की बात है। किंजा जी, अजब सी बात है, महफ़िलों को सजना, उनका सजाना हर वक्त हर दौर में थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन उनको मनाने की वजह या उनको सजाने का एसेंस तो वही रहता है। माँओं की चाहत हो, चाहे वो समीना जी हों या मेरी माँ महबूब सुल्ताना, उनका प्यार और फितरत जो कुदरत ने दी है वो वही रहती है। यादें कुछ धुंधली सी होती जा रही हैं, कुछ ह्योले, कुछ धुंधली प्यार भरी शबीहें, मेरी माँ का सुर्ख और सफ़ेद दमकता चेहरा, मेरे अब्बा की भरपूर मुस्कुराहट, मेरे भाइयों के चेहरों पर अजब किस्म की एक्साइटमेंट, घर में हर तरफ गहमा गहमी, एक अच्छे वक्त की आमद की खुशखबरी लिए हर समा हर दिन मेरी शादी की आमद पर रोशन था। किंजा जी, मेरी अम्मी जान ने तो मुझे 1 माह पहले ही सच पूछो तो माइयों बिठा दिया। अकलौती थी ना, सब चाव करने थे उन्होंने। 5 पीले जोड़े बनाए, बांकड़ी और किरण और गोटा और गोखरू लगाकर दुपट्टे तैयार किए। 1 जोड़ा बनारसी, 1 किमखाब का, और जापानी फ्लैट क्रेप और डिशीन क्रेप नई नई चली थी, उसका भी 1 बनाया। उनका दिल था मैं हर रोज़ नया पीला जोड़ा पहनूं, उपटन लगाऊं और मेहंदी रचाऊं। हर हफ्ते एक मासी जी उपटन लगाने भी आती थी। हर शाम घर पर एक महफिल सजती थी। ढोलक की थाप पर सहेलियां और कज़न्स उल्टे सीधे टप्पे गाती। दस्तरखान सादा लेकिन वसी होता था। 2-3 डिशेस से ज़्यादा कभी कोई चीज़ न बनती। दस्तरखान बिछ जाता, चांदनियाँ बिछ जाती, गोल तकिए लग जाते और आगे पीछे अंगीठियाँ कोयलों की सज जाती। गर्म चादरों के नीचे कांगड़ी सेंकने के लिए भी दी जाती। एक दिन लिनन टक रही है, किसी दिन जोड़े टक रहे हैं। हर शाम एक छोटी सी घरेलू महफिल होती थी। खनकती हंसी की आवाज़, चूड़ियों की छनकार,
मेहंदी की खुशबू सारे माहौल में रची होती। शाम की चाय पर छोटे अंदरस से जलेबियाँ और नमक पारे आ जाते और हमारी अम्मी जान ने ज़मीनों से देसी घी के शक्कर पारे बड़े तांबे के कनस्तरों में रखे होते थे। शाम को रीगल के समोसे और नमक पारे आते तो बस चाय सज जाती। सादे वक्त थे, खलूस ज़्यादा था, वार्मथ की इंतहा थी, बनावट कम और हर तरफ गहमा गहमी। कोई काम पूछने आ रहा है मेहमान और कोई काम निपटा के जा रहा है। हमारे खैर से चारों भाइयों की नई नई फूटती जवानी थी। बड़े भाई तो खैर फौज में थे, बाकी 3 अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे, इसलिए आते जाते हर दरवाजे की ओट से वो लड़कियों को ताड़ते और किसी न किसी बहाने वो अंदर झांकने लग जाते। They were so helpful those days, you know. हर एक चाहता मैं भाग कर किसी दोशीज़ा का नाम निपटाऊं। मेरी ढोलकी और माइयों मेहंदी पर जो मौज उन्होंने उड़ाई, वो भी मुझे यकीन है उनकी यादों का एक हसीन बाब है। प्यारी प्यारी बच्चियाँ, उनका शर्माना, हमारे भाइयों का बहाने बहाने उनसे बात करने का दिल करना, वो लरसते पर्दे, वो लरसती पलकें, वो खनकती शर्मीली हंसी। उस ज़माने में बच्चियाँ वाकया ही शर्माती थी। और लड़के झिझक झिझक कर उनसे बात करते थे। उस वक्त में एक दिल फरेब दिलकशी थी जो आप तो शायद बच्चे ना समझ सकें, लेकिन मेरे हम असर सब समझ सकती हैं। एक ब्लैक एंड वाइट मूवी जो आपने स्क्रीन पर देखी है, वो मेरे जहन में इनेक्ट होती है। वो रोल मैंने देखा भी, वो रोल मैंने निभाया भी। माइयों तो मैं बैठ गई, पीले जोड़े भी रोज़ बदलती, मेहंदी की रौनक और गरारों में सहेलियों को लुड्डी करते रात को जाली के दरवाजे की ओट से देखती। कमरे की बत्ती बंद करके दांतों तले दुपट्टा दबाकर सारी महफिल देखी मैंने, कभी उस खिड़की की ओट से, कभी उस खिड़की की ओट से। पर्दा लाजिम था ना, बारात के आने से पहले दुल्हन बाहर नहीं आ सकती थी। मेहंदी की रस्म के लिए सर झुकाए गए और इसी तरह सर सीने में दबाए वापस आ गए। क्या सीधे समय थे। अगले रोज़ बारात थी, सुबह सोशल वर्क का BA का वाइवा था। एंड कैन यू इमेजिन, मैं पीले गोटे वाले जोड़े में सुबह सुबह वाइवा देने चली गई। 29 दिसंबर की सर्द तरीन सुबह थी। प्रोफेसर साहिबा ने हमारी हालत ज़ार पर तरस खाया और सीधे सीधे दुआल किया और कहा, बेटा घर जाओ, ठंड लग जाएगी, जाकर तैयारी करो। भला तैयारी किस बात की? आज वाले हालात थोड़ी थे कि महीनों पहले पार्लर्स और फ़ोटोशूट की बुकिंग्स हो। लो, हमारी रात को बरी आई मेहमानों में नंदों ने डिस्प्ले की, झट से टिशू का सुर्ख गरारा और सारे जेवरात के सेट पहने, और हमारी कज़न अजरा बाजी ने हमें झटपट टांके खोल कर सजाया। और रात को जो माइयों वाला दुपट्टा था ना, उसकी किरण बारीक बारीक काट कर उसको हमारी आंखों पे और मांग में भर दिया। लिपस्टिक लगाई और हम 15 मिनट में तैयार थे। हम बाहर रुखसती के लिए लाए गए। बाहर वाले सहन में दीवान पर अम्मी जान ने प्लश का सुर्ख पलंग पोश बिछाया था। चांदनी के छपकों वाले सुर्ख गोल तकिए थे। आगे एक सब्ज ईरानी कालीन था, कुछ पाम के गमले भी दीवान के पीछे अम्मा ने सजा दिए। ये हमारा स्टेज था। ऊपर छत पर ज़हूर सन्स के रंग बिरंगे शामियाने और अंदर बड़े बड़े बल्बों की कतार। क्या रौनक, क्या समा, क्या शादमानी थी। एक कैमरा था। हमारे कज़न मोहम्मद बरलास बैठे हैं
उन्होंने क्लिक तो बहुत किया, हर लड़की को कैमरे से ताड़ा और बहुत फ्लैश किया, लेकिन जब रिजल्ट आए तो कुछ भी ना। हमें यकीन है कि अंदर फिल्म की रील ही ना थी, सिर्फ सबको ताड़ने का बहाना था। लो किंजा जी रोते सिसकते बड़े भाई साहब के कंधे के साथ सर जोड़े पिछले सहन से चलती हुई मैं शफक लाशारी से शफक एहसान बनने चल पड़ी। बाहर वाले सहन में 2 अदद भैंसें भी जो जहेज में मिली थीं, गोटे किनारी वाले दुपट्टा ओढ़े सर झुकाए मेरी तरह एक अनजानी मंजिल एक अनजाने साथी के साथ चलने को तैयार थी। हमें तो सांस भी ना आई, पर्चा ख़त्म हुआ, सुबह को पर्चा शाम को बारात, ना होश आई ना किसी को देखा ना जांचा, बस अल्लाह के सुपुर्द हो गए। वो वक्त ऐसे ही थे। तो हमने अनजाने माहौल अनजाने साथी के साथ बड़े तवक्कुल और खुलूस के साथ सफ़र शुरू किया। ये तो था यादों का एक मंज़र, एक सफ़ेद और काली फिल्म जो चल पड़ी तो मैंने आज आपकी इस महफिल में सुना दी। लेकिन किंजा बेटी एक अजब सी बात सुनाऊं जो सुनना चाहो, फिर कह ही डालती हूँ। बेटा महफिलों को सजाना तो आसान है, लेकिन दिल की महफिल साथी की चाहत को एहतराम सब्र और प्यार से सजाया जाता है। अच्छा वक्त गुज़रे शुक्र बजा लाओ, क्योंकि ज़िंदगी की वादी में घाटियाँ भी आती हैं और घटाएं भी आती हैं और आकर चली भी जाती हैं। रेनबोज़ और अबशारों से ज़िंदगी निखरती भी है। कुदरत का हर रंग वादी सफ़र में नज़र आता है। लेकिन इस ऊंच नीच की मंजिल में अगर साथी का हाथ मजबूती से थामोगी तो मुश्किल वक्त भी आसान हो जाएगा। अगर तुम्हारा इंतज़ार अपने हमाद के पैरों की चाप पर लगा है, तुम्हारी आंखें उसके इंतज़ार में लगी हैं, उसकी आवाज़ सुनने पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और यही कैफियत सालों तक बल्कि सदा रहे, तो फिर समझना मंजिल पार है। और आप इसकी बात है, मेरी तो माशाल्लाह मंजिल पार है। उनकी चाहत भी वही है, मेरा इंतज़ार भी वही है। आबाद रहो शफक। जी एक पुराने लाहौर के ऊपर which so many times I've related, but हर बंदा उससे रिलेट करता है। मैं ताबिर साहब इजाज़त सुनाऊँ जी। माइक की आवाज़ ठीक आ रही है? नहीं? अच्छा। 7 जून 2016। प्यारी चंदी, प्यारी फलकी, बड़े दिनों से आप दोनों की प्यार भरी डांट डपट सुन रही हूँ कि घर के फजूल कामकाज छोड़ें और कोई नई बात लिख कर सुनाएं। तो बताओ क्या सुनोगी? ख्याल और सोचें तो लामतनाही हैं, जिस तरफ से शुरू करूँ सिलसिला ख़त्म होने को नहीं आता। कुछ सोचें उदास भी कर देती हैं, लेकिन कुछ सोचें बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मीठी हैं। तो आज फिर एक मीठी यादों की बातें हो जाएं। सुनो, कल जब मैं तुम्हारे साथ बाज़ार गई तो हमेशा की तरह अम्मी जान की बहुत याद आई। ऐसे महसूस हुआ कि साथ साथ चल रही है। लेकिन भाई जो मज़ा उनके साथ अनारकली और माल रोड पर जाकर आता था, वो मेरे जहन में नक्श है।
जिस दिन हमने बाज़ार जाना होता, अम्मी जान दोपहर तक सब काम निपटा कर गुलाम हुसैन खान सामा को कहती, जाओ तांगा ले आओ, लेकिन साबित करवा कर लाना जो वहीं खड़ा रहे। कराया क्या था? अठन्नी आने की, अठन्नी जाने की। और अगर वो वहीं खड़ा रहता तो हम उसको ₹1.25 दे दे, जो बहुत ही खुश होता। तांगे पर हम दोनों सफ़ेद लिनन की चादरें ओढ़कर अपनी पीली कोठी से निकलती तो दाएं हाथ जनाज़गाह वाली सड़क पर टिप टाप तांगा चल पड़ता। दोनों इतराफ उस ज़माने में कोई दुकान न थी। सामने सड़क के बाएं तरफ हमायूं और रशीद का घर और बहरेनियों का घर होता था। इस मकान का नाम इसलिए बहरेनियों का पड़ा कि 60s में इनके बड़े जाके बहरीन में शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने वहीं से पैसा ढेर सारा कमा कर ये घर बनाया। इसलिए आसपास के मोहल्ले में वो बहरीनियों वाले कहलाने लगे। अब घोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो दाएं तरफ डॉक्टर नज़ीर वाली गली आ गई। ये अब भी वहीं है और इसी नाम से कहलाई जाती है। डॉक्टर नज़ीर सारे मुजंग के और आसपास के महलों के वाहिद डॉक्टर थे। इंतहा के मोटे, नाक पर ऐनक अटकी हुई और खड़े खड़े नुस्खा लिखते तो एट टाइम्स यकीन करो उनके हल्के हल्के खराटे भी सुनाई देते थे। आई एम श्योर ही वॉज ऑलवेज ओवरवर्क्ड। दवा उनकी बहुत माकूल थी। गुलाबी रंग का महलोल, एक सादा शीशी जिसके ऊपर कॉक लगा होता था। खुराक के निशान का कागज़ को तिरछा काट कर सफ़ेद पट्टी की सूरत में लगा देते और खुराक के साथ मीठी पुड़ियाँ ज़रूर होती। बहुत शिफा थी उनके हाथों में। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो घर भी आ जाते। 2.5-3 रुपयों से कभी ज़्यादा खर्चा ना हुआ था। गली के दूसरे तरफ उल्टे हाथ शेख सादी साहब का मज़ार था, जिसके नाम पर सादी पाक है। ये जगह भी हमारे बड़े बलोचों ने ही इनको वक्फ की हुई थी। इसी मज़ार के अंदर हमारे दादा फ़तेह शेर ख़ान और हमारे वालिद मजीद लाशारी की आखिरी आरामगाह भी है। अब तांगे वाला आगे आगे बढ़ा तो जनाज़गाह को छोड़कर फेन रोड पर पुरानी अनारकली से होता नीले गुंबद को क्रॉस करके एम्पीरियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से होता उल्टे हाथ धनीराम रोड पर मुश्ताक टेलर के साथ रुक जाता। तांगे वाला घोड़ा लगाकर उसके आगे चारे की आध खुली बोरी रखता और सिगरेट का कश लगाकर धूप सेंकने लगता। मुश्ताक दर्जी की सिलाई की दुकान से कपड़े देकर हम अल करीम से ताज़ी चीज़ें लेते, जो हवा के झोंके से के साथ मीठी सी खुशबू बाहर आती। दर्जी से निकलकर सीधे धनीराम स्ट्रीट से होकर हम बानो बाज़ार पहुंचते और नुक्कड़ पर वीनस हाउस की दुकान जो धागों की थी और नमूने के फ्रेम हम लेते। ख़रीदारी से फारिग होकर हम चाट के खोखे पर जा बैठते। प्लास्टिक के पर्दे के पीछे लकड़ी के स्टूलों पर बैठकर 58 की चाट और 6 आने की हम कोको कोला पीते। 2 रुपए देते हुए 54 का भान लेते ताकि तांगे वाले को टिप कर सके। और क्या बताऊं, बानो बाज़ार की क्या रौनक होती थी। अंदर जाते ही दाएं हाथ एहसान चप्पल का स्टोर था। 12 और 18 रुपए की चप्पल तो मुझे अब तक याद है। और हर ईद पर तुम लोगों के लिए सुनहरी फूंदने वाली चप्पलें मैं यहीं से लाती थी। बारी सन्स की दुकान भी इन्हीं खोखों में खिलौनों वाली गली में होती थी। और अब ये दोनों देखो लाहौर के लैंडमार्क्स बन गए हैं। हम माँ बेटी जल्दी जल्दी थैले उठाए वापसी के लिए धनीराम स्ट्रीट पर हो लेती। तांगे में गरम गरम चीज़ें रखती और वापसी का सफ़र मॉल रोड की तरफ से शुरू हो जाता। करीम बख्श पर हम हिक्को आइसक्रीम खाते और फिर तांगे में बैठकर सूबे खां की दुकान के साथ बुक सेंटर पे चले जाते।
स्कूल की स्टेशनरी और किताबें वहीं से लेते। अब रीगल चौक से होकर टेम्पल रोड पर प्लाजा सिनेमा का रुख करते। मैं मुंह निकाल कर नई फिल्म का इश्तिहार ज़रूर तकती और अम्मी जान कोहनी मार कर कहती, सीधी होकर बैठ, लेकिन मैं कनखियों से फिल्म का बोर्ड देखती ही जाती। क्या गज़ब का शॉन कॉनरे लग रहा था। फ्रॉम रशिया विथ लव का बोर्ड था और नाम भी तो इतना रोमांटिक था कि दिल थाम लेते थे। ठंडी सी सांस खींचते और आगे की तरफ बढ़ जाते। डॉक्टर अजीज़ की पीली कोठी आ जाती। यहाँ फ़रीदा और नुदरत अजीज़ दोनों बहनें बस पे चढ़ती थीं, जो अब फ़रीदा वासिफ़ और नुदरत शाहिद कहलाती हैं। इस कोठी के बिल्कुल मुकाबिल पे पुलिस अफसरों के बहुत उम्दा फ्लैट्स थे। यहीं एक फव्वारे वाला चौक था, लेकिन ये सब लैंडमार्क्स अब ख़त्म हो चुके हैं। ज़रा आगे बढ़ती तो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के साथ सूखा तालाब आ जाता। यहीं सैल्वेशन आर्मी का दफ्तर था। मुजंग चुंगी का चौक आता तो कोने पे मिठाई वाली दुकान होती। एक सड़क मियानी साहब को जाती, दूसरी बशीर माही की तरफ, और दूर दूर तक कोई और दुकान ना होती। तांगा मुजंग पुलिस की छोटी सी चौकी से गुजर कर मुजंग की तरफ चल पड़ता। यहाँ 3 कोठियाँ होती थीं। एक में अब्बा के दोस्त सिकंदर अंकल रहते थे। उनकी 2 बड़ी प्यारी बेटियाँ थीं, शाजिया और नौशीन। शाम होते ही तुम्हारे कामी मामू साइकिल पकड़कर अक्सर इनके घर चक्कर लगाते कि शायद को नज़र आ जाए तो बातचीत हो सके। और घर में पता क्या कह के जाते थे, अम्मी मैं ज़रा लाइब्रेरी जा रहा हूँ, इम्तिहान की तैयारी करनी है। सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के साथ उन्होंने और भी बहुत सी लाइब्रेरियों की पढ़ाई कर डाली। ये तो मैंने बाय द वे एक ओपन सीक्रेट की बात बता दी आपको, आप बस सुन लीजिएगा। लो भाई, बातें करते और सुनाते बोर्ड वाला चौक आ गया। दूर से कोठी नज़र आई। गेट से अंदर दाखिल हुए, तांगे वाले को ₹1.25 रुपया दिया और अंदर चल पड़े। थैले अम्मी जान ने सहन में रखे तो निवाड़ी पलंग पर सामान रखा और बावर्ची खाने की खबर लेने चल पड़ी। कहाँ गए वो सादे वक्त, वो ज़माना बीत गया। ना वो सड़कों पर सुकून रहा जहाँ राह चलते पुराने गीत चाय वाले खोखों से सुनाई देते थे। न घोड़ों की टाप, न काली पीली टैक्सियाँ नज़र आती हैं। रिक्शे तो तब कम थे, कारें भी ज़्यादा न थीं। सड़कों पे गंदगी कम थी। सुबह सवेर स्कूल जाते तो माश की चमड़े के मशकीज़ों पे लिए सड़कों पर छिनकाव करते और पीछे सफाई वाला झाड़ू लगाता नज़र आता। टेम्पल रोड से होकर मजांग चुंगी से असेंबली हॉल तक और वापस ओपेरा हाउस से क्रॉस करके शाहो की गड़ी से कॉन्वेंट स्कूल का यही मंजर था। लोगों के चेहरों पे सिलवटें नहीं, सुकून था। शोर कम, इखलाक, मुरावत और आंखों में दीद और हया थी। पीली कोठी से मैं चादर ओढ़कर स्कूल के लिए बस स्टॉप पर निकलती तो राह चलते दुकानदार आंखें नीची कर लेते कि कोठी वाली बीबी जा रही है। अब ये बातें कहानियाँ बन गई हैं, यादों के पर्दे पर फिल्म की तरह चलती हैं, जो मैं आपको लिखकर और सुनाकर अपनी यादों को ताज़ा कर लेती हूँ और सोचती हूँ 20 साल बाद तुम अपनी बेटी नूर अली को मेरी बातें लिखकर सुनाओगी या उसकी नानी को याद करोगी जैसे मैं तुम्हारी नानी की रोज़ तुम्हें बातें सुनाती हूँ। ज़माना ऐसे ही चलता है। तुम नूर की उंगली पकड़कर कॉफ़ी शॉप्स में जाना जहाँ हम बाज़ार से फारिग होकर बैठती हैं, वहाँ बैठकर मुझे ज़रूर याद करना, मेरी ढेर सारी बातें करना मेरी नवासी से। नूर को उसकी नानी की बातें ज़रूर सुनाना।
शाम बखैर अम्मी शफक। ठीक है, लो जी, that is it. नसर में शायरी की मिठास शामिल की आपने। Really? जी रोमांटिक शायरी की मिठास होती है वो सारी आपने इसमें शामिल कर दिया। So nice of you. I'm honored. Thank you. Thank you so much. तशरीफ लाए। ऑलरेडी लेट हो गया। ख़वातीन व हज़रात, जश्न जॉन एलिया के इस सेशन चिट्ठियाँ में आपने अब्बास ताबिश, शफ़क़ लाशारी साहिबा, कामरान लाशारी साहब और अरशद नईम साहब को समाअत किया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।